ये थे भिवानी की शान विनय जी सिंघल, जिनकी रोंगटे खड़ी कर देने वाली सफलता की कहानी हमने सुनी। अब एक और नवरत्न हमारे मध्य उपस्थित हैं, श्री जे.के. मित्तल जी। पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। वो मीठा हो जाता है, नम्र हो जाता है और कच्चे फल की अपेक्षा उसका रंग बदल जाता है। एक सफल व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है, विनम्रता, वाणी में मिठास और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग। एक ऐसी ही शख्सियत हैं श्री जे.के. मित्तल। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री जे.के. मित्तल जो एक लीडिंग कंसल्टेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, बहुत सारी पुस्तकों के लेखक भी हैं और बहुत सारे पुरस्कार उनके नाम के साथ जुड़कर सम्मानित हो चुके हैं। ऐसे श्री जे.के. मित्तल का एक बार पुनः इस भिवानी परिवार की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आइए उनकी उपलब्धियों की एक झलक हम देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से। चाणक्य ने कहा है, शिक्षा आपकी सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान किया जा सकता है। और अब हम आपका परिचय एक ऐसे ही सम्मानित व्यक्तित्व से करवाने जा रहे हैं, भिवानी के जय कुमार मित्तल जी। जय कुमार मित्तल जी ने कई प्रोफेशंस में उच्च शिक्षा हासिल की है। जे.के. मित्तल जी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीट हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये एडवोकेट भी हैं। ये को चेयरमैन हैं नेशनल काउंसिल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के और साथ ही साथ कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जैसे कि एसोचैम व अन्य। जे.के. मित्तल जी अपनी फर्म जे.के. मित्तल एंड कंपनी के द्वारा जो दिल्ली में स्थित है, देश के कई व्यवसायियों को लॉ और टैक्सेस की कंसल्टेंसी प्रदान करते आ रहे हैं। जे.के. मित्तल जी को कई संघों और संगठनों द्वारा उनके कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार एसोसिएशन से लगातार 9 वर्षों तक 2006 से 2014 और वर्ष 2016 से 2018 तक इन्हें पुरस्कृत किया गया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा इनके कार्य के लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। जे.के. मित्तल जी पूरे देश भर में अलग अलग मंचों पर टैक्सेशन और लॉ के बारे में अपनी जानकारी साझा करते आए हैं। आपने जे.के. मित्तल जी को जीएसटी के विषय में कई बार नेशनल टेलीविज़न पर भी बोलते सुना होगा। जे.के. मित्तल जी ना कि सिर्फ अपने प्रोफेशन में सफल हैं, अपितु वो समाज कार्य में भी हमेशा अग्रसर रहते हैं। 21 जून 2023 को इन्होंने 9th इंटरनेशनल योगा डे का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ के मंच पर जे.के. मित्तल जी को नवरत्न अवार्ड देते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं भिवानी जिले के जय कुमार मित्तल जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। स्वागत है जे.के. मित्तल जी का। और आज का ये जो कार्यक्रम है सोनोटेक म्यूजिक के माध्यम से, सोनोटेक के माध्यम से सोनोटेक के यूट्यूब चैनल और भिवानी परिवार मैत्री संघ के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव चल रहा है। तो सोनोटेक धन्यवाद के पात्र हैं। आपका लेट बज रहा है, क्या चक्कर है? साथ साथ होना चाहिए। तो मैं जे.के. मित्तल जी के स्वागत के लिए अपनी टीम से सुनील शर्मा जी, संजय गोयल जी, रमेश गोयल जी से अनुरोध करता हूँ कृपया जे.के. मित्तल जी का स्वागत शॉल से करें। जे.के. मित्तल साहब बहुत ट्रैवल करते हैं। सुबह हैदराबाद होते हैं, शाम को चेन्नई होते हैं, फिर बेंगलोर मिलते हैं और फिर बम्बई मिलते हैं। और मैंने ऐसा वकील पहली बार देखा है जो स्टॉप वॉच लेके बैठता है, उसके हिसाब से बिलिंग होती है, पर घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं वो टाइम की बिलिंग। मेरे कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं उनसे। मुझे अच्छा लगा कि भिवानी का कोई एक ऐसा हमारे बीच में एडवोकेट है जो घड़ी लेके बात करता है। मुझे लगा कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं और हमारे पास भी एक ऐसा व्यक्ति है जे.के. मित्तल साहब। बहुत सारी किताबें लिखी है, जीएसटी के आधी किताबें मित्तल साहब की कलम से निकली है। और केवल इतना ही नहीं है साहब, मैं बताना चाहता हूँ जे.के. मित्तल आरटीआई के एक्सपर्ट हैं और जिस जज के सामने जे.के. मित्तल खड़े हो जाते हैं, ये राम जेठमलानी है दूसरे।
वो जज 6 बार सोचता है कि क्या बात करूं, क्योंकि मित्तल साहब का अपना एक प्रोफाइल है। एंड मुझे इस बात का गर्व है कि जेके मित्तल साहब भिवानी के हैं। और इतना ही नहीं है, भिवानी परिवार मैत्री संघ जिस काम के लिए जब कभी कोई अपील करता है तो पहला चेक मेरे पास पहुंचता है, वो होता है जेके मित्तल का। राजेश भैया इस काम को आगे बढ़ाओ, गो हेड, आगे चलो, इस काम को आगे बढ़ाओ। ऐसे जेके मित्तल साहब है, मैं उनका स्वागत करता हूं। भिवानी से दिल्ली तक की आपकी बड़ी सक्सेसफुल जर्नी रही है, उसकी कुछ यादें, कुछ एक्सपीरियंस आप हम सब लोगों के साथ शेयर कीजिए। कि भिवानी से सारी शिक्षा मैंने ग्रहण की। हलवासिया बाल मंदिर में मैंने पहली क्लास से लेके 6th क्लास तक किया। उसके बाद वेस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 7वीं क्लास से 11वीं क्लास तक किया। और फिर जो स्नातक की अपनी शिक्षा रही वेस्ट कॉलेज से रही। हाँ जी सर। उसके बाद ऐसा कुछ पता नहीं था कि क्या करना है ज़िंदगी में, तो लोगों से सुना कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है। हमें तो कुछ पता भी नहीं था। कुछ हम सहपाठी दिल्ली में आए और जैसे तैसे करके हमारा एडमिशन हुआ, आर्टिकलशिप मिली। और जो है शिक्षा बहुत ही टफ थी, क्योंकि भिवानी में जो हमने शिक्षा ग्रहण की वो हिंदी मीडियम से थी और सीए का कोर्स बिल्कुल इंग्लिश मीडियम से था। लेकिन शायद सरस्वती माँ की खास कृपा रही और अच्छी तरह पास हुए। और उसके बाद भी संघर्ष की ज़िंदगी चलती रही। और फिर सीएस भी किया, फिर एलएलबी की हमेशा ही इच्छा रहती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। और जैसे ही एलएलबी किया कि सीए की जो हमने प्रैक्टिस थी वो त्याग के और लॉ प्रोफेशन में ज्वाइन किया। और बस भगवान की असीम कृपा रही और उसमें काफ़ी सफलता मिली। 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं 4थी क्लास में था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो बहुत ही समस्या से गुजरे। हमारे मामा जी बाबू राम भजन जी अग्रवाल, उनके परिवार से बहुत हमें गाइडेंस मिली और आज तक मिलती रहती है। एक मेरे चाचा जी जगदीश प्रसाद जी भिवानी में, उन्होंने बहुत ही परिवार को मतलब सहारा दिया और उसकी वजह से आगे बढ़े। मैं उन क्षणों को कभी भूल नहीं सकता, उनका आशीर्वाद आज भी साथ रहता है। शादी होने के तुरंत बाद परिवार में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अरे। और उसमें माता जी 90 दिन तक अपोलो हॉस्पिटल में रही। माँ की सेवा करने का बहुत मौका मिला। शायद उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। माँ का आशीर्वाद आज भी साथ रहता है। ये जर्नी भिवानी से दिल्ली तक की रही है। सर आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया? मतलब कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी हर एक कामयाब आदमी की होती है, वो आप कुछ शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ भी कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ क्या थी? मैं तो ये कहूँगा कि मेरी माता जी ने मेरे को सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज भी मैं दोनों बच्चों से बहुत उनकी स्टोरियाँ डिस्कस करता हूँ। और मेरे बच्चे जो आज अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, वो ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि दादी हमसे ज़्यादा एजुकेटेड थी। माता जी ने जो हमें पाठ पढ़ाया है, मैं उसका आज भी अपने बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। दूसरा मेरा इंस्पायर रहता है कि ऑनेस्टी जो है, मतलब ज़िंदगी के अंदर उसका कोई मुकाबला नहीं, तो मैं उस पथ पे ही हमेशा चलता हूँ। उसकी वजह से कुछ लोग हमेशा नाराज़ भी रहते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि उनकी बहुत सी बातों से कुछ लोग नाराज़ रहते हैं, तो मेरे कुछ क्रियाकलापों से बहुत से लोगों का नुकसान होता है। उनका नुकसान करने का ही ध्येय रहता है, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं। मैं उनसे मेरा पटरी नहीं खाती है। सर इसी पे मेरा क्वेश्चन आ रहा है, इंस्टेंट क्वेश्चन है। एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म में कई बार बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो हाउ यू रिजॉल्व इट? लाइक एथिक्स को फॉलो करें या प्रोफेशन को, उसको कैसे आप रिजॉल्व करते हैं, कैसे बैलेंसिंग करते हैं? मेरे को लगता है कि कन्फ्लिक्ट नहीं है। एथिक्स और प्रोफेशंस इकट्ठे हैं। आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स देखें, चाहे एलएलबी का देखें, एथिक्स तो हैं ही।
आप मेरा कोई भी केस किसी भी इंडस्ट्री प्लेयर से पूछ के देखेंगे 100% एथिक्स पे है। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ मैंने कभी किसी को पैसे दे के कोई काम नहीं कराया, ना ही मेरा कोई काम आज तक ज़िंदगी में रुक गया। भारतवर्ष में कहा जाता है सबसे करप्ट कंट्री है। आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कोई अफसर ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान का जो मेरा काम ना करके दे और समय पे ना करके दे। अरे ग्रेट ग्रेट। मेरे को ऑनेस्टी से और एथिक्स से हमेशा सफलता मिली है, मैं उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। प्राउड ऑफ यू सर, प्राउड ऑफ यू सर। आपने जीएसटी पे बहुत सी बुक्स लिखी, टैक्स गुरु के नाम से भी जाते हैं, बड़े फेमस केस भी जीते। कोई लाइफ में ऐसा कोई चैलेंजिंग केस, उसकी कोई ब्रीफ शॉर्ट में आप हम सब शेयर करना चाहें, क्या चैलेंजेस आए, बड़ा आपको मेमोरी जिसका रिमेंबर करते हैं आप? बहुत सारे ऐसे केस हैं, इनफैक्ट सारे ही केस चैलेंजेस होते हैं। एक मैं बताना चाहूँगा कि प्रो बोनो केस मिला, मतलब जो मेरे को एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि उनकी सिस्टर पोस्ट ऑफिस में काम करती है कि उनकी कुछ मदद करवा दो किसी जूनियर से। लेकिन जब मैंने उनका केस पढ़ा तो मेरा दिल भर आया। मैंने कहा ये केस तो मेरे को ही करना है। अरे पति पत्नी को सिटी बैंक के गुंडों ने चलती गाड़ी में नीचे फेंक दिया, उनके 8 साल के बच्चे को 8 घंटे गुफा में बंद रखा। ये केस मेरे सामने आया और उस केस को मैंने नेशनल कमीशन, जिसके उस समय अध्यक्ष जस्टिस MB शाह होते थे, जो मोदी गवर्नमेंट में सबसे पहला डिसीजन हुआ ब्लैक मनी का, उसके वो अध्यक्ष बनाए गए। तो वो केस मैंने लड़ा। एक तरफ सारे बैंक वाले थे, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, SBI, ये सब जितने भी बैंक हो सकते हैं। एक तरफ पुअर जो लोन लेने वाला 1-2 लाख रुपए, उनको रिप्रेजेंट करने वाला तो सबसे बेवकूफ़ी माना जाएगा जो जनरली देखा जाता है। और वो केस हमने जीता। उसके 2-3 पहलू मैं बताना चाहूँगा। वो टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का। मैं अननोन था नेशनल कमीशन में, जबकि उसके बाद नेशनल कमीशन के जो जस्टिस MB शाह ने मेरे को विज्ञान भवन में बुलाया, अपने घर पे जजेस के साथ खाने पे बुलाया और मेरे को कई केसेस में अमाइकस भी रखा। उस केस के 2 पहलू पे आपको बताना चाहूँगा कि जब बैंक के बड़े बड़े एडवोकेट ने वो केस आर्गू किया तो जज साहब ने मेरे को कहा कि आपको जो कुछ कहना है, 3 जजेस की बेंच थी, वो आप लिख के दे देना। मैंने कहा कि आपने इनको इतना सुना है, 5 मिनट मेरे को भी मौका दें। और वो 5 मिनट 1.5 दिन तक चलते रहे, 1.5 डे। ग्रेट सर। और उसके 2-3 पहलू, कैसे मैंने वो केस को चेंज किया और कैसे मैं जीता। कि उसके अंदर बैंक वालों ने एक प्ली ली कि हमारे से जब कोई पैसा ले जाता है और पैसा नहीं देगा तो हम उसकी गाड़ी उठाएंगे और बेचेंगे, क्योंकि हम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में 25 साल का समय लगता है, इससे तो हमारा बैंक बंद हो जाएगा। जब ये बात जजेस के सामने आई तो जजेस ने मेरे से पूछा कि आपका क्या रिएक्शन है। मैंने कहा आई एम सॉरी, यू आर पुटिंग मी इनलीगल क्वेश्चन। उनका बैंक कल बंद होता है, आज ही बंद हो जाए। मैंने कहा आप ऐसा सजेस्ट करना चाहते हो कि मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं उसकी पत्नी को उठा लाऊं? इनलीगल काम नहीं करवा सकते आप। उसने पैसे दिए नहीं दिए इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सिर्फ जज साहब करेंगे। ये अपने आप ही जज कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जब अराइज हुआ कि एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था हायर परचेज एग्रीमेंट, और मैं ये साबित करना चाह रहा था ये हायर परचेज एग्रीमेंट नहीं है। तो मैंने 3 बार कहा, तो जज साहब ने कहा कि देखो इस पे लिखा हुआ है हायर परचेज एग्रीमेंट है। मैंने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, मैंने कहा चौथी बार कहूँगा तो जज साहब ये फाइल मेरे मुंह पे दे के मारे। तो मेरे एकदम दिमाग में आया, मैंने कहा माय लॉर्ड गो टू माय हाउस। एक 10 बाई 10 का बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या आप मेरे घर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहेंगे? बोला नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला लिखने से थोड़ी हो जाता है। तो मैंने कहा यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऊपर नाम लिखने से नहीं हो जाता, इसको अंदर से पढ़िए। और 1.5 दिन तक ये कहानी चलती रही और मैं हर तीसरा चौथा सेंटेंस ये होता था कि ये एग्रीमेंट इनवैलिड है। आखिरी में जज साहब के मुंह से सेंटेंस निकला कि मिस्टर मित्तल ये क्यों समझते हो आप ये एग्रीमेंट वैलिड है। उसी टाइम मैं बैठ गया। उसके बाद मैंने केस आर्गू नहीं किया, क्योंकि यही तो प्रूव करना था। राइट। यही प्रूव करना था। और वो देश का एक ऐसा केस है
जो भी उसको पढ़ेगा। सर वो लैंडमार्क जजमेंट है जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूव हुआ। और भी एक दो केस बता सकता हूँ कि एक बार मेरे को कटक जाने का मौका मिला 2007 में, उसके बाद अभी 2023 में जाके आया हूँ। तो मैंने किंगफिशर, मेरे पीए ने फ़्लाइट बुक की किंगफिशर्स की, और जब किंगफिशर की फ़्लाइट टर्मिनल 1 पे जाती थी, मैं टर्मिनल 1 पहुंचा तो बोले किंगफिशर की तो कोई फ़्लाइट ही नहीं है, आप टर्मिनल 2 पे चले जाएं तो वहाँ पे एयर डक्कन जाती है। मैंने कहा वो हमें हाथी घोड़े पे जाना, हम देखेंगे किसी तरह। मैं वहाँ चला गया, आते हुए सीआईएफ ने मेरे को रोका और मैं सीधा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने एफआईआर ने लिखी। फिर जो आलोक वर्मा बाद में सीबीआई के डायरेक्टर बने, वो मेरे को जानते थे, वो इस टाइम चीफ थे क्राइम के, उन्होंने भी एफआईआर नहीं की। फिर मैंने विजय माल्या के अगेंस्ट 2 केस किए, क्रिमिनल केस, एक सिविल केस। आज भी आप गूगल पे सर्च करेंगे एनसीडीआरसी का जजमेंट, विजय माल्या के ऊपर 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगी। उसके ऊपर वो रिकवर होगी नहीं होगी, वो भाग गया, वो बात अलग है। और साथ में भारत सरकार को डायरेक्शन दी गई कोई नकली फ़्लाइट नहीं चला सकता है। विजय माल्या नकली फ़्लाइट चलाता था। इसकी कहानी बहुत लंबी है, अब आप पूछोगे तो वो उसकी इतना समय नहीं है बताने की। नकली फ़्लाइट भी लोग ये केस वो मैं बता रहा हूँ जिससे पैसे का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे जीएसटी या जिससे मैं पैसे कमाता हूँ वो चीज़ नहीं है जो राजेश भाई बता रहे थे कि स्टॉकबाज देख के पैसे लेते हैं। मेरा बहुत सारे ऐसे केस हैं। किसी ज़माने में आज से इस साल से पहले तक 50% केस मेरे फ्री के ही केस होते थे। मेरे को कोई भी ऐसा केस मिले जिससे मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि लोगों का विश्वास बढ़े, तो उसी के अंदर मैं उस केस को प्राथमिकता देता हूँ पैसे वाले केस की बजाय। सर यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन भिवानी के बैठे हुए हैं, और जीएसटी तो आजकल ऐसा हॉट टॉपिक है, उसकी कंप्लायंस और लिटिगेशन को लेके मुझे भी कॉल आते हैं। आप क्या एडवाइस और क्या सजेशन देना चाहेंगे सारे बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस को कि लिटिगेशन कम से कम हो? लिटिगेशन बिजनेस हाउसेस नहीं करते हैं, लिटिगेशन सरकारी अफसर करते हैं। ये मेरा परम धर्म है, मतलब इसमें कोई मेरे को शक नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म से मैं किसी भी इंसान से, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर से आर्ग्यू कर सकता हूँ। आप अगर जस्टिस चंद्रचूड़ का अप्रैल 2021 का बयान पढ़ें, सभी अखबारों में, सभी की सुर्खियों में आया था कि बिजनेसमैन को चोर समझ लेना और सभी को चोर बताना ही सबसे बड़ी, वो जीएसटी के कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा था, ये सबसे बड़ी गलती है। इंडिया में किसी भी अफसर्स को सजा नहीं मिलती है। जितनी भी सर्च होती है उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि सिर्फ वीडियोग्राफी में सर्च होगी तो कोई सर्च होनी बंद हो जाए। राइट सर। अभी मेरे को पिछले महीने एक व्यापार जगत के गांधीनगर के व्यापारियों से मिलने का मौका मिला, स्पेशल बुलाया गया। तो उन्होंने कहा हमारे हर व्यापारी के यहाँ डेली इस जीएसटी की सर्च होती है। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि पिछले 30 सालों में क्या कभी किसी व्यापारी के यहाँ इनकम टैक्स की सर्च हुई? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आंसर पता चल जाएगा, अगर वो चोर होते तो फिर इनकम टैक्स की भी सर्च होती। ठीक बात है। जीएसटी की सर्च ही क्यों होती है? तो किसी को ऐसे मतलब दिखा देना, उससे ही लोगों में भ्रांति पैदा होती है। हाँ, मेरा एक ही रहेगा कि अब ये नया भारत है, जो पहले कैश के धंधे चलते थे, चोरी के धंधे चलते थे, वो तो सब खत्म करने पड़ेंगे। मैं आज प्राउड से कह सकता हूँ मैं वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर हूँ इस कंट्री का। मैंने टैक्स चोरी नहीं सीखी। मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, उन्होंने शादी के बाद कहा, और मैंने भिवानी परिवार के एक प्रोग्राम में भी कहा था कि आप इतना टैक्स देते हो। मैंने कहा कि आपके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे पूछ लो भाई कैसे बचाते हैं। चोरी कर सकते हैं, आप बचा नहीं सकते हैं। मैंने टैक्स बचाने के नहीं, इसलिए मेरा मुखर होकर बात कर सकता हूँ, चाहे सीबीआई हो चाहे पीएमएलए हो, हमें किसी का डर नहीं लगता है। राइट सर। और इतना विश्वास रहता है कि जो केस हाथ में लिया 99.9% जीत के ही आएंगे। सर वैसे तो प्रोफेशनल्स कभी रिटायर नहीं होते, भाभी सुन रही होंगी। आने वाले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और समाज के प्रति आपकी भूमिका क्या रहेगी, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं तो कई साल पहले ही कह चुका हूँ, अगर कुछ मेरे वीडियो क्लिप लोगों ने डाले होंगे, मैं तो नहीं डालता, कि मैंने कहा मैं बहुत कम पढ़ता हूँ और मैं तो अपने आप को दूसरी दिशा में ही ले जाता हूँ। भगवान की कृपा रहती है,
मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे को समाज में कंट्रीब्यूशन करने का जितना मौका मिलेगा मैं उस पथ को ज़्यादा अपनाता हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेहनत नहीं की है, रातें बहुत काली की हैं। अभी भी पूछोगे तो रात को मेरे को नींद नहीं आई और मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ाई कर रहा था। 5 बजे मैं सोया, पत्नी ने 9 बजे उठाया कि जाना है आपको। पढ़ने का शौक है, इसलिए नहीं कि पैसा कमाने का है। पैसा तो अपने आप फॉलो कर रहा है। मैंने भगवान से कभी पैसे की प्रार्थना नहीं की थी। दिल्ली आए थे तो हमारे कुछ मित्र यहाँ बैठे होंगे, हम यही सोच रहे थे कि एक छोटी सी झुग्गी हो जाएगी तो बहुत बढ़िया भाई दिल्ली में सहारा हो जाएगा। भगवान से जो मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, उससे ज़्यादा देता है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, और कहीं भी समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिलेगा मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा मेरे को पहले वो मौका देना कि बजाय पैसे कमाने वाला मौका। सर आजकल पेरेंट्स और बच्चे कैरियर को लेके बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। भिवानी के बहुत सारे बच्चे CA CS लॉ कर रहे हैं, आप उनको कैसे गाइड करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे प्रोफेशनली कि कैसे वो अपने सिक्योर करें, लाइफ में आगे बढ़े? कुछ इस पर भी थोड़ा बताइए। 3-4 लाइनें बताना चाहूँगा जो मैं अपने दोनों बच्चों को बताता हूँ। एक तो मैंने दोनों बच्चों को डेली कहता हूँ कभी 100 नंबर मत लेना। कहने का मतलब स्ट्रेस खत्म हो जाए लोगों के अंदर। ये कि 100 नंबर वाले, आज ज़िंदगी में जो भी टॉप लेवल के लोग बैठे हैं, आप प्रधानमंत्री से लेके किसी पे जाओ, कोई 100 नंबर वाला नहीं मिलेगा आपको। राइट। किसी भी व्यापारी संगठन में चले जाओ, आपको 100 नंबर वाला CEO नहीं मिलेगा, उसका मालिक तो ऑर्डिनरी आदमी मिलेगा। दूसरा मैं बताता हूँ कि सब कुछ करना लेकिन अपने पथ से मत भटकना। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, तो मैं मेरे बच्चों को बताता हूँ कि आपको पिक्चर देखनी है तो तभी देखोगे जब आप रिग्रेट नहीं करो कि मेरे एग्ज़ाम आ गए, मेरे को ये करना था। पथ से मत भटको। तीसरा मैं बताता हूँ जो ऑनेस्टी है वो काया पलट देती है, उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाता है, आपको सफलता मिलती है। और लास्टली सबको पता है हार्ड वर्किंग और पथ से नहीं भटकना, ये बिल्कुल को रिलेटेड है। मेरे को लगता है इन चारों बातों का ध्यान रखेंगे तो ज़िंदगी में सफलता मिलती है। भगवान पे विश्वास रखिए। सर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आपको 11 बार ऑनर किया, बहुत बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन डे पे भी, लॉ डे पे भी, जब भी मैं वहाँ होता था मित्तल साहब का नाम आ रहा होता था। सर क्या अचीवमेंट है? और आपकी हॉबीज़ जो भाभी, ये हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं या नहीं निकाल लेते? तो आप कैसे मैनेज, टाइम मैनेजमेंट पे बताइए सर। देखिए हॉबीज़ तो सही पूछे तो मेरी पढ़ना ही है अगर आप मेरे से पूछोगे, लेकिन मैं परिवार के लिए पूरा समय निकालता हूँ कि बच्चे या परिवार का कोई भी प्रोग्राम हो तो मैं ज़रूर निकालता हूँ। मेरा कोई सोशल कमिटमेंट हो 99% मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें ज़रूर पहुँचूँ। कोई ऐसा टाइम जितना मैं मेरे लिए वैल्यूएबल समझता हूँ उतना सभी के लिए। मेरी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-3 हज़ार स्पीचेज आज पूरे इंडिया में हो चुकी होंगी। कल भी मैं सूरत में था, तो मैं समय की बहुत महत्वता दूसरों को भी देता हूँ और मेरे को रहता है कि उसी चीज़ का मेरे को शायद प्रतिफल मिला है। सर लास्ट क्वेश्चन, आपको भिवानी परिवार में आके कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे ही राजेश जी से हमारी कभी भी किसी विषय पे बात होती है और जैसे ही उन्होंने बताया तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। आपने पहले ही बता दिया है तो शेड्यूल को ऐसे ही तय करके रखेंगे, अदरवाइज एज पर शेड्यूल में आज बाहर होना था, लेकिन क्योंकि पहले से ही समय तय हो गया था तो मेरे को यहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और ये तालियां तो सुप्रीम कोर्ट तक जानी चाहिए कि जेके मित्तल हमारे हैं। सर प्राउड ऑफ यू, बहुत प्राउड ऑफ यू सर। पहली बात तो GST का कोई पंगा आपके साथ ना हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हो जाए तो ऑफिसर को बोलना मैं जेके मित्तल का भाई हूँ। फिर भी ना माने तो क्या टेलीफोन से बात कर रहा हूँ क्या? हाँ हो सकता है। तो जेके मित्तल एक ब्रांड है अपने आप में। महेंद्र भाई आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। सिंहासन दो भाई साहब को, भाई बिठाओ। सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रमेश जी के पास लिया, रमेश जी के पास लिया। सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। भाई साहब का परिचय करवाएंगे अभी। मित्रों, आपको प्राउड होगा इस बात का कि जेके मित्तल साहब आपके अपने हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि ये भिवानी परिवार की नेटवर्किंग को समझो हम करना क्या चाहते हैं। आप दिल्ली में अकेले मत महसूस करना कि भिवानी छोड़ के मैं अकेला हूं।
आप जीएसटी में फंस जाओ तो जेके मित्तल का नाम याद रखना बस केवल, ये इसलिए बताना चाहता हूँ। श्रीमती जेके मित्तल हमारी भाभी को भी प्रार्थना करेंगे कि मंच पर आ जाए। आइए सम्मान करते हैं। वेलकम भाभी, वेलकम जी। और सम्मान के लिए भाई मेरी साहब को टीम बहुत से टाइम मैं अलाउ कर देती है, भाई तो संजय जैन जी, मीनाक्षी गर्ग जी और सांवरमल गोयल जी एक बार आए और जेके मित्तल जी का सम्मान करें। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम आज। ठीक है सर, बहुत जोरदार जोरदार। ठीक है भाई। हेलो, ठीक लग रहा है आप लोगों को? फील गुड? दुखी तो नहीं हो भाई बहनियाड़ो? राजी हो ना? आज शाम तक 10 ऐसे नंबर दे दूंगा, कहीं फंस जाओ तो वो याद कर लेना, ठीक है ना? अच्छा भाई साहब पीछे बैठे कृष्ण बासिया जी, अब भाई साहब आगे आ जाओ ना। दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला के प्रधान यहाँ बैठे हैं भाई कृष्ण बासिया जी। भाई साहब खड़े तो हो जाओ वहीं पे। कृष्ण भाई एक बार खड़े तो हो जाओ, मैंने अब देखा आपको। कृष्ण भाई एक बार तालियां बजा दो कृष्ण भाई साहब बासिया जी के लिए। दिल्ली की बिगेस्ट रामलीला को हैंडल करते हैं आप, उसके प्रधान हैं पिछले 29-30 साल से। मैं आपका स्वागत करता हूँ। इधर हमारे निवर्तमान प्रधान बैठे हैं नवल किशोर गोयल जी। नवल भाई साहब खड़े हो जाओ, एक बार तालियां नवल भाई साहब के लिए। नवल किशोर गोयल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं।